Hello everyone, welcome to our channel. Today we are diving into the fascinating world of the executive branch of government. आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, which is a part of NCERT 11th class. It is the executive. And why do I like it? Is because इससे पता चलता है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी लॉज पास होते हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं. We are going to talk about its roles, functions, and different types across various countries. So, whether you are a student, a curious mind, or you're just brushing up your civics knowledge, this lecture is for you. ये एक important topic है जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी जगह पे काम आता है. प्लस कई सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में कोई भी अगर लॉ या कोई भी पॉलिसी पास होती है, कोई भी स्कीम्स अगर आती हैं, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं. सो दिस इज बेसिकली फॉर यू. एंड वी आर ट्राइंग कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दूँ. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज इसमें हम अगर इस वीडियो के थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम एक्चुअली में सीखेंगे क्या. तो मैंने इसमें कवर किया है एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए काफ़ी डिटेल्ड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, विद एग्जांपल्स हमने ट्राई किया है कि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल पाऊँ. सेकेंड, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विद एग्जांपल्स होगी ये. एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो देयर आर वर्बियाज आप देखेंगे इस वीडियो में, जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है वो आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं. And then finally we are going to discuss some of the important questions which are very repetitive, जो काफी बार पहले आ चुके हैं. We are going to discuss that, right? So these are the topics for this particular chapter. What is the meaning, functions, types, parliamentary executive in India कैसी है, what are the role of prime minister, what is a coalition government, who are permanent executive members, like executive leg के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो permanent होते हैं, राइट. काफी अच्छा स्लाइड बाय स्लाइड आपके पास ये कोर्स आएगा. एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव इट. In the last video we already talked about like the all three legs. So just for a refresher I have provided like to maintain the continuity कि होती क्या है. So अंडरस्टैंडिंग द एग्जीक्यूटिव रोल्स. सो बेसिकली गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट के कौन से तीन मेजर पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट. लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो उन लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, और अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो दे आर देयर टू हेल्प, राइट. सो दीज आर द थ्री मेन organs of the government. So let's revise it together, right? So legislature is all about making laws. So it is all responsible for drafting, debating, and passing the laws. So once they are done in India, we all know that we have Lok Sabha and Rajya Sabha. जहाँ पे एक बार बिल पास होता है उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है. नाउ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो जिसके बारे में आज ये वीडियो है कि who are those people, those who are actually responsible for implementing those laws. So as you can see on the screen, it is very fairly mentioned that the executive is tasked with putting the laws passed by the legislature into action and overseeing their administration. So the executive leg जो होती है वो सिर्फ ये मेक श्योर नहीं करती कि जो लॉ पास हुआ है वो एक्शन में है, बट उनका ये भी काम होता है कि उनको ओवरसी करते रहें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस भी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या जिस भी डिपार्टमेंट के थ्रू वो लॉ एग्जीक्यूट होने वाला है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट. एंड देन कम्स द जुडिशरी. जुडिशरी इज ऑल अबाउट कि जो भी लॉज इंटरप्रेट हुए हैं, एक्शन हो रहे हैं, आर दे अप्लाइड करेक्टली, and they're resolving the legal disputes like the police and the courts जो are here. So today we are going to specifically talk about implementation of laws. So without any delay, let's go ahead and jump into it. So let's talk about the meaning of executive. So as I told you, in parliamentary form of government, the executive and the legislature are independent, right.
So their legislature controls the executives and vice versa. So this balance is crucial for functioning of a government. So if I talk about the मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ बहुत जरूरी है ताकि वो लेजिस्लेटिव लेग के साथ काम करे. अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से होगा तो वो इंटरप्रेट अच्छे से होगा, इंटरप्रेट अच्छे से होगा तो अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आता है तो हमारे कोर्ट्स, हमारी पुलिस अच्छे से फंक्शन कर पाएगी. So what exactly is executive? Simply put, it's a body of person responsible for implementing the rules and regulations of an organization or a country in actual practice. Let me repeat myself. It's a body of person responsible for implementing the rules and regulations of an organization or a country in actual practice. They take the policy decisions and supervise the routine administrative functioning. सो एग्जीक्यूटिव का काम ये है, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो पॉलिसी होती हैं, जो लॉज पास हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ताकि उनके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंच सके, प्लस ये मेक श्योर करना कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो भी लोग उसको चला रहे हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अच्छे से लोगों तक पहुंचे. राइट. तो इसमें दो काम बहुत जरूरी हैं, एक पॉलिसी के डिसीजंस, एक उनका सुपरविजन होना, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो पॉलिसी का जो बेनिफिट है, द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी एंड द लॉज विल नॉट बी डिलीवर्ड टू द फाइनल पब्लिक. Right? So we have to understand in this context of government, in particularly this context, the executive can be divided into two main parts. So executive को हम further दो main parts में भी divide कर सकते हैं. एक वो लोग जो policy decision करते हैं, those who make the policy decisions, right? जैसे कि कौन सी policy किन जगहों पर implement होगी, and those who implement these decisions. So for example, अगर कोई भी एक पॉलिसी हमने बनाई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट? अब ये योजना जो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने बना दी, हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू वो पास हो गई, लेकिन उसके बाद आता है काम, ये किन लोगों पे होगी? Who are the people those who are going to get benefited from that? How it is going to implement? What is the process of getting it? कोई भी लोग जो हैं वो इस पॉलिसी का फायदा कैसे उठा पाएंगे? सो एवरीथिंग comes into executive, right? So in this context of the government, the executive can be divided into two main parts. One, the policy decisions, and those who implement these decisions. The organ of the government that primarily looks after implementation and administration is called executive. Again, this is the second form of definition. पहले हमने definition समझी है. It's a body of person responsible for implementing the rules and regulations of an organization or a country in actual practice. Second point जो हम इसकी definition का मान सकते हैं, that is the organ of the government that primarily looks after implementation and administration is called the executive. सिर्फ लोगों को अपॉइंट कर देने से या फिर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देने से काम नहीं बनेगा. वी हैव टू एंश्योर कि जो पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही. राइट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. राइट. अब फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव होता क्या है? Right? So there are some key responsibilities for functions of executive. First is framing the government policies. Second, it includes president, prime minister, ministers, and civil servants. Third is the political executive, who is the head of the government and the minister. And lastly, permanent executive, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. सी द एग्जीक्यूटिव इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग पॉलिसीज. व्हेन आई से फ्रेमिंग पॉलिसीज, फ्रेमिंग पॉलिसीज का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पॉलिसीज बन कैसे रही हैं, नहीं. फ्रेमिंग पॉलिसीज का यहाँ पे मतलब है कि पॉलिसीज जब इंप्लीमेंट होगी उसका फ्रेमवर्क क्या है. Right? When they are implemented by various government departments and agencies. Say for example, अभी एक हमारी गवर्नमेंट ने एक ड्राइव निकाली कि लोगों के
आधार कार्ड हम लोग रिन्यू करेंगे या अपडेट करेंगे। तो ये एक पॉलिसी है जिसका एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। वो फ्रेमवर्क कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट करेगी। करेक्ट। नाउ कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, कई सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, सिविल सर्विसेज, एंड ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स एटलीस्ट एडेड नहीं होते। कई सारे, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये योजना जो है ये नेशनल लेवल की एक योजना है, राइट। इसके अंदर प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल, मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, सिविल सर्वेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल देख रहे हैं, जो हमारी एचआर मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्रीज इनका पार्ट हैं, directly or indirectly, they all get included into this. Then comes the civil servant. Civil servant is a very important aspect. Why? Because civil servants जो होते हैं, हमारे IAS secretaries जो होते हैं, they are basically dealing with the day to day performing of those laws and policies. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट अबाउट द मिनिस्टर्स। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर द वन बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। देन कम्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स आर द वन दोज हु गिव अप्रूवल। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक सेक्रेटरी लेवल पे या एक आईएएस ऑफिसर है, राइट, तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया किसी भी पॉलिसी को लेके, सो दे विल गो फॉर एन अप्रूवल। एंड हु विल दे गो टू? दे गो टू हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर मिनिस्टर, राइट। मिनिस्टर या हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास वो जाएंगे, अप्रूवल लेंगे और फिर वो इंप्लीमेंट होगी। नाउ दिस इंप्लीमेंटेशन गोज डाउन टू द लेवल कि जहां पे दे इंश्योर, अगेन दे इंश्योर दैट इट रीचेस द पीपल। ये लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। अगर ये लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो वो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है, राइट। देन कम्स द परमानेंट एग्जीक्यूटिव विच इज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इन सब चीजों को देखने के लिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वी हैव different type of, you know, offices which are situated in different sections of the district, maybe a locality, maybe tehsil, maybe gaon. So the executive is involved into framing policies which are then implemented by various government departments and agencies in different countries, different sectors. And ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में सेम सिस्टम फॉलो होता है, नो। So in different countries, the structure of executive leg of government varies, right? So say for example in UK we have parliamentary system. So let's talk about now types of executive, है ना? So we have already gotten into this. So structure कैसे होता है? So India में या फिर यूनाइटेड किंगडम में आपने देखा होगा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, करेक्ट, राज्यसभा है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लॉ पास होता है। इन यूएसए, इन ब्राजील दे हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कोई भी लॉ पास होता है तो वाया प्रेसिडेंट होता है। इन फ्रांस एंड रशिया दे हैव अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, करेक्ट। सो इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। सो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव डिफरेंट सेक्शन जिसके अंदर मेजॉरिटी काम जो करते हैं वो हेड ऑफ स्टेट्स और प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इट्स ऑल अबाउट द president, इसके अंदर they are responsible for, you know, guiding and making and implementing the laws. Then we have semi presidential in which it includes both the president and prime minister. So in parliamentary system the prime minister is head of the government. In president, he is the nominal, like he is the one who holds the role of both prime minister and president, and he is the signing authority. In semi presidential, both president and prime minister share executive responsibilities, right? So आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री में एक सिस्टम डिफरेंट है। सो इट इज़ नॉट लाइक इफ वी आर इन इंडिया वी
the same system is going to be implemented in another countries? If in USA they have a presidential system, it is going to be implemented? No. So there are basically three types of executive governments. One is parliamentary system, presidential system, and semi-presidential system. All right. So moving ahead, we are going to talk about the one for which we are part of, which is the parliamentary executive in India. Now, India follows a parliamentary system. Here, the executive at the national level comprises the president, who is the formal head of state, and the prime minister with the council of minister who exercises the actual executive powers. See, one thing we need to realize in India, president is the nominal head. When we talk about nominal head, that means the president is the head, but उनके पास actual executive powers उतनी नहीं होती. The actual executive powers lies in the hands of prime minister, right? The president is the head, but he or she might be just the nominal head. वो हेड तो हैं, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड है. उनके पास पावर्स हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास है. Correct? Now, Prime Minister is the head of the government. Head of the government means the different forms of government in terms of different ministries जो होती हैं, उन सबके जो बॉस होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मिनिस्ट्री, ही इज अकाउंटेबल फॉर एवरी मिनिस्ट्री. बट यस, देयर आर मिनिस्टर्स दोज हु हेड इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज, उसमें डिसीजन लेते हैं. इफ देर इज एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंटरवीन्ड इनटू is been looked after by the prime minister, right? This final signing authority here becomes the prime minister. And then comes the council of ministers. India के अंदर we call it cabinet ministers, right? So they are the actual executive power. Say for example, अगर कोई भी policy आती है, वो policy को जो approval मिलता है, वो मिलता है ministers से, right? वो मिनिस्टर जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. एंड इफ रिक्वायर्ड, देन वी हैव द प्रेसिडेंट. अब इसके लिए लेट मी गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल, राइट? एंड विच आई थिंक यू ऑल might be able to understand and relate it to. Currently we were in a state of war, India, and very famously we all might have heard about Operation Sindoor. Correct? Now when we talk about Operation Sindoor, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जाके बॉर्डर पे लड़ी होगी, नहीं. Who were involved? The army was involved. Now army comes into what? They are into defense. So वहां पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, ही इज द फाइनल अथॉरिटी. नाउ वंस द ऑपरेशन की जितनी भी चीजें फाइनल हो जाती हैं, दे गेट अ फाइनल अप्रूव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. एंड वंस एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर, सारी पॉलिसी सेट हो जाती हैं, तो फाइनल एग्जीक्यूशन कौन करता है? उसका आर्मी. व्हाट इज आर्मी? एज वी हैव ऑलरेडी सेड, दे आर द फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव लेग ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर एक्चुअली वर्किंग, जो परमानेंट है वो जाएंगे, दे विल मेक श्योर दे एग्जीक्यूट इट. करेक्ट? सो दिस इज द फ्लो ऑफ हाउ द एग्जीक्यूटिव लेग वर्क्स. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनके पास एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी फाइनल करते हैं. देन कम्स द प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, फाइनल अप्रूवल के लिए. इफ रिक्वायर्ड हम लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे और भी उसमें चीजें हो सकती हैं. बट यस, गिवन द फैक्ट कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, दे आर इन्वॉल्व ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. यस, उनके पास कई सारी अपनी पावर्स और अथॉरिटीज होती हैं, उसके बारे में हम आज एक एग्जाम्पल में जरूर बात करेंगे. बट दिस इज हाउ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वर्क्स. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक हमने एक सिचुएशनल एग्जाम्पल लिया. अनदर एग्जाम्पल यू कैन से, इफ से फॉर एग्जाम्पल टुडे द गवर्नमेंट वांट्स टू पास अ लॉ. So in India, what happens is first it goes into the lower house, which is the Lok Sabha.
Then it goes into the Rajya Sabha. When we have the majority in favor, the law gets passed, right? And the final signing authority वो उसके बाद जाता है president के पास to ensure that is included in the constitution, right? So इसमें क्या होगा, ये लॉ पास होने के बाद जो द प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस भी रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्री वहां पे काम कर रही है, उस मिनिस्टर के थ्रू वो कोशिश नहीं करेंगे, वो मिनिस्टर मेक श्योर करेगा कि वो जो पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचे। देन कम्स कि उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो विद इम्प्लीमेंटेशन क्लियर होते रहे, राइट? आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस है गाइस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स यू हैव, you can put it into comments. I'll be very much happy to answer you guys. I'll be very happy to make another video for you guys because this has been a long waited video, right? इस बारे में, इस topic के बारे में, so we can thoroughly go again, right? So feel free to put any questions you have about in the comment section. So we've heard a lot about how things are in India, and we know the prime minister and like how it is all about it. So let's talk about the prime minister. Like why in India Modi ji is so powerful? Why? Right? I think he is famous, but why is he so powerful? Now the prime minister is the most important function in India's government. They need to enjoy the support of the majority in Lok Sabha, and their role includes deciding the council of ministers, acting as a link between the president and the parliament, and being involved in the crucial government decisions, right? The prime minister, again, let me reiterate this again, the prime minister is the most important function in government, India's government. They need to enjoy the support, they need to enjoy the support of the majority in Lok Sabha, and their role includes deciding the Council of Ministers, acting as a link between the President and the Parliament, and being involved in the crucial government decisions. So, again, Prime Minister is the most important position. That means he is the head of all the ministers. Right now, when we talk about the Prime Minister, we all know that every 5 years elections take place. And who do we elect for? We elect for the Lok Sabha members. And those Lok Sabha members are responsible for choosing their boss, their head, who is the Prime Minister. Now, the Prime Minister is responsible for every ministry. Any decision taken by any ministry is again being asked and accountable for what the Prime Minister has to do with it. He ensures that every policy with any of the ministry that is being carried out for the people is implemented correctly, and finally the prime minister is accountable for every action taken by any ministry. Yes, one very important aspects when we talk about creating laws. So as we know, we have Lok Sabha and Rajya Sabha. The law needs to get passed in both the houses. If the Prime Minister has a majority, it becomes easier for the ruling party to carry out a decision, right? So usually in normal form of government where there is majority, the leader of the ruling party is the Prime Minister. He or she decides who will be the Council of Ministers. Council of Ministers means cabinet ministers. Now, this cabinet is not a wooden cabinet. Cabinet means the ministers, those who are being part of the
core government: Home Minister, Minister of Defense, Minister of Human Resource, Minister of Infrastructure, Aviation, Education, Health. All these key ministries, all the ministers of these ministries are called Council of Ministers or Cabinet Ministers. Also, the Prime Minister plays a very important link between the President and the Parliament. So, in another words, you can say he or she is the eyes and ears of the President. So, जैसे कि मैंने पहले बताया, once a law gets passed into लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब कोई भी लॉ पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास वो लेके जाते हैं, अप्रूवल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही वो होते हैं जो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी जो पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, प्राइम मिनिस्टर ही वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ही वो पर्सन है जो अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर बड़े डिसीजन, लॉ या पॉलिसी के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी अगर ऑपोजिशन की पार्टी होती है, जो ऑपोजिशन में बैठती है, जो रूल नहीं कर रही होती, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ही पूछते हैं, राइट? कि आपने जो ये लॉ बनाया है, आपने जो ये पास किया है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, क्या वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज दैट इफ द रूलिंग पार्टी हैज majority, right? If there is a majority, then it is easier for the ruling party to pass any laws. What if, and this is very important, guys. So, what if the ruling party does not have the majority? अगर रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है ही नहीं गवर्नमेंट में, तो क्या होगा? ऐसा कब होगा कि रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है बट किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है? एंड आई एम श्योर दैट यू वुड हैव हर्ड अ लॉट, एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, विच इज कोलिजन गवर्नमेंट। इन हिंदी वी कॉल इट मिली जुली सरकार, right? Where two or three parties together form a government. What happens then, right? So the council of ministers in that case divides into the parties, those who are forming into the government, right? So this is all depend upon the form of the government, not in terms of कि ruling party कौन है, but whether they are into majority or not. So let's deep dive into more about what is coalition government. So guys, before I give you the definition and the coalition government, let me tell you a brief fact that India has seen many coalition governments, especially since 1989. Right? Post 1989, the Indian government has been able to, exercise the coalition government wherein no single party got the majority of seats, right? And they had to collaborate with other party with seats to form the government. Now this has led to growing discretionary role of the president in selecting the prime minister and has necessitated more consultation between political partners. So to give you an example, right? तो क्या है कि आपने देखा होगा कि पहले दिल्ली के अंदर, इन दिल्ली, आम आदमी पार्टी and Congress, they collaborated to form the government in which Mr. Arvind Kejriwal was became the chief minister of Delhi, right? Before they got the majority. So this is called a coalition government. So
it is very important to understand in coalition government, no single party, right guys? No single party has majority. So say for example, in Delhi, we have 70 seats. Now, to form the government, you need at least 36 seats for to become a majority, right? More than 50%. If party, any party is able to get more than 50% seats, sorry, they form the government. They are able to exercise majority. But if that doesn't happen, it results into coalition government, right? So what exactly is coalition government? So coalition government brings about negotiation and compromises into policy formulation, affecting the privileges of prime minister and overall functioning of the parliamentary executive. So once what happens is, कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर से फॉर एग्जांपल दो पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करी, राइट? जब दो पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो होता है कि कोई पॉलिसीज पे, ठीक है ना, दे डू नॉट एग्री, देयर कैन बी डिस्प्यूट्स अबाउट हु विल बी द लीडर, राइट? सो इन दैट केस president comes into picture. They have a very discretionary role. So president is involved into finalizing who will be the leader, how the policies are going to act, how what the changes should be in the policies, and then they implement. This is also, you can understand by this, that in case you become the head of any of the government, but you are not into majority, there is one more party who has helped you with the number of seats you are lacking with. अगर से फॉर एग्जाम्पल आपकी 70 सीटों में से 30 सीटें आई, आपको 6 सीट्स के लिए दूसरी पार्टी के पास जाना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन 6 सीट्स वाली पार्टी को भी आपको हर प्रोसेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें इंक्लूड करोगे तो वो कोलिजन की गवर्नमेंट चलेगी। हो सकता है कि उनके उन पॉलिसीज में कुछ ओपिनियंस हों, उनकी कहीं जगह पे वो दे आर नॉट लाइकिंग हाउ द पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड, सो दे विल क्वेश्चन। अगर वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे दोनों पार्टीज मिलके डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो इंटरवीन कर सकता है, एंड दे कैन कंसल्ट, द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट, और वो एक समझौते के बीच में ला सकता है कि भाई आप किन पॉइंट्स को मान सकते हो, किन पॉइंट्स को इग्नोर कर सकते हो। एंड कई जगह हमने ये भी देखा है कि दे president has been very crucial in selecting who the leader will be, because it can happen that the parties, those who are collaborating to form the government, are not able to decide कि हमारा लीडर कौन होगा, राइट? तो यहां डिसीजन मेकिंग में वो प्रेसिडेंट की हेल्प ले सकते हैं। बट एक लेग एग्जीक्यूटिव में ऐसी है जिसके ऊपर ना प्रेसिडेंट, ना ही लोगों के वोट, और ना ही किसी भी पॉलिटिक्स का इंपैक्ट पड़ता है। दैट leg of the executive government comes completely on bureaucracy, and we call it the permanent executives, right? Which is bureaucracy. Now what is bureaucracy? Who are bureaucracy? These are the permanent employees of the government who assist in formulating and implementing policies. They are politically neutral and are selected on the basis of merit. Again, these are permanent employees of the government who assist in formulating and implementing policies. They are politically neutral and are selected on the basis of merit. मेरिट के बेसिस पे होते हैं। तो ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं जिन भी लोगों के पास गवर्नमेंट जिन भी लोगों के पास गवर्नमेंट
जॉब होती है, उन लोगों को दे आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाई लेवल का आईएएस, आईपीएस, राइट। उसके बाद हमारे गवर्नर्स, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर्स तो बेसिकली फिर भी गवर्नमेंट ही बनाती है। आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, हर वो इंसान जो गवर्नमेंट जॉब में वाया एग्जामिनेशंस मेरिट बेस के थ्रू जाता है, दे आर पार्ट ऑफ द bureaucracy. They are politically neutral. Even if the prime minister changes, the president changes, the minister changes, the PA of the prime minister and the PA of the minister never changes, because they are they have come on merit basis. They have come over there by giving examinations, by cracking civil services, UPSC, state services examinations, and then they have got an appointed. So they are away from the political aspect of the executive level. प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उनके पीए वो ही रहते हैं। हाँ ठीक है, पीए की पोस्ट किसी भी बंदे को मिल सकती है, लेकिन वो रहेंगे। वो उनके नहीं बनेंगे तो किसी और के बनेंगे, बट उनके कभी भी जॉब्स इस पे डिपेंड नहीं करती कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा है। सो दैट इज वाई दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल, ठीक है। दे आर लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे कम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, government exams like UPSC, state services, and they are the people those who run the administrative. वो लोग वो हैं जो ऑफिसेज में बैठते हैं, जो लोग लोगों के फॉर्म्स लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आरटीओ में हम लोग जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, जो लोग वहां बैठ के काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो उनका मिनिस्टर कौन है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, but they are ensuring that they are must in the policy formulation and execution, right? So this is again another important aspect, bureaucracy, that whoever changes into the form, who is in the sitting ruling party coalition government, it does not impact the bureaucracy, right guys? So we have covered almost every aspect of this particular topic, right? So to wrap up, the executive branch plays a vital role in implementing the government policies and maintaining the administrative machinery. The structure and the functions of the executive can vary significantly across different countries, but the core objective remains the same, to ensure effective governance and welfare of the people. तो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही आता है कि मेक श्योर इफेक्टिव गवर्नेंस हो एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एज यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई नो बहुत सारे होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनके लिए आप तक आंसर आपको पहुंचाता रहूंगा। बट ये there are these are the 6 questions which I feel are very important. Define the executive, difference between political executive. You can take a screenshot of this if you like, right? These are the important questions which I think they are they have come into exams a lot of times, right guys? So ending this, let's see what we have learned. We have learned that the executive branch plays a vital role in implementing government policies, and it ensures effective governance and welfare of the people. So with this, we are at the end. Guys, thank you for joining us in the deep dive into the executive branch of the government. Don't forget to like, share, and subscribe our channel for more insightful content. And as always, feel free to leave your questions and comments below. We will love to hear from you. Thank you guys. Thank you so much. See you around. Bye.